नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के अंक में बात करेंगे मैसूर में आयोजित नेशनल साइंस कांग्रेस की और आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों के ताज़ा शोध की। इसके अलावा जानेंगे क्या है टेक्नोलॉजी विजन 2035। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। मैसूर में आयोजित हुई 103वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस। पूरे देश से आए हजारों वैज्ञानिकों ने की शिरकत। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों का सफल कदम, विकसित किया पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में युवा और महिला वैज्ञानिकों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, प्रख्यात वैज्ञानिकों से हुए रूबरू। और खोज खबर में चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी विजन 2035 पर। और अब खबरें विस्तार से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिली सफलताओं का उत्सव मनाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में 103वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस विशाल आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 5 दिवसीय भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग संस्थानों से आए करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं जाने माने वैज्ञानिकों समेत करीब 5,000 वक्ताओं ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हाल के सालों में भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका रही है। इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में 103वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया। We will also try to increase the level of resources for science and deploy them in accordance with our strategic priorities. We will make it easier to do science and research in India, improve science administration and expand the supply and improve the quality of science education and research in India. साइंस कांग्रेस की थीम रही भारत में स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास। 5 दिनों तक चली साइंस कांग्रेस में कई सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें 150 संस्थानों और 5,000 से ज्यादा वक्ताओं ने भाग लेते हुए यहाँ अपने कार्य और अनुभव साझा किए। लगभग 600 घंटे तक चली इस कांग्रेस को एक साथ 50 हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। यहाँ कृषि और वन विज्ञान, पशु चिकित्सा और मत्स्य विज्ञान, मानव विज्ञान और व्यवहार विज्ञान, रसायन विज्ञान और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान सहित विज्ञान की 14 शाखाओं पर चर्चा की गई। भारत रत्न CNR राव के व्याख्यान के साथ सेशन की शुरुआत हुई, जिसमें राव ने भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों का बखान किया। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डैन सेचमैन ने विशेष सत्र को संबोधित किया। प्रोफेसर जॉन बी गॉर्डन, प्रोफेसर मंजुल भार्गव, प्रोफेसर डेविड जे क्रॉस और प्रोफेसर सर्ज हेरोच ने भी सत्र में अपने विचार रखे। इसके बाद मशहूर शोधकर्ता प्रोफेसर कस्तूरी रंगन और प्रोफेसर गोवर्धन मेहता ने भी देश की विकास प्रक्रिया पर अपनी राय रखी। साइंस कांग्रेस की विज्ञान प्रदर्शनी में कई प्रोजेक्ट्स और कुछ खास तरह के औजारों का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही यहाँ सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिली। ये उत्सव लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। हर साल आयोजित होने वाली इंडियन साइंस कांग्रेस इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। 1914 में पहली बार आयोजित इस कांग्रेस का उद्देश्य विज्ञान में शोध और विकास को
बढ़ावा देना है। और अब बात साइबर सिक्योरिटी की। रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट के बढ़ते चलन के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक साथ कई पासवर्ड को याद रखना भी एक मुश्किल काम हो गया है। इसी समस्या का हल निकाला है IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने प्रतिदिन होने वाली क्रियाकलापों के आधार पर पासवर्ड सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम द्वारा पासवर्ड भूलने और हैक किए जाने जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिव पास का नाम दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। आज मोबाइल से लेकर मेल तक, एप्स और ऑनलाइन साइट से लेकर बैंक अकाउंट्स तक पासवर्ड हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर अलग-अलग साइट्स और उनके पासवर्ड्स को याद रखना बेहद मुश्किल है। साथ ही साइबर सुरक्षा के मद्देनजर ये सदी की बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन अब नए पासवर्ड एल्गोरिदम के साथ हम अपने पासवर्ड्स को बिना भूले सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए IIT खड़गपुर की एक रिसर्च टीम ने एक्टिव पास नाम का आइडिया तैयार किया है। डॉक्टर निलॉय गांगुली की अगुवाई वाली इस रिसर्च टीम का यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और इलिनॉय की रिसर्च टीम भी सहयोग कर रही है। ये तकनीकी इस्तेमाल करने वाले शख्स की रोजाना जरूरत के हिसाब से पासवर्ड बनाती है। What is this active pass system? The one is we are actually collecting activity of users, which is actually stored in her mobile phone only, and from there we are actually generating questions and asking the user and checking their authenticity. एक्टिव पास सिस्टम उस आइडिया पर आधारित है जिससे असामान्य गतिविधि को भी यादगार और अप्रत्याशित बनाया जा सकता है। इसलिए ये इस्तेमाल करने वाले के सामने निजी सवाल प्रस्तुत करता है। मसलन आज सुबह तुम्हें किसने SMS किया था, या तुमने आखिरी कौन सी कॉल रिसीव की थी, या फिर कौन सा आखिरी गाना डाउनलोड किया था। इन सवालों के सही जवाब देकर आप लॉग इन कर सकते हैं। एक्टिव पास का टेस्ट 70 यूजर्स पर उनके फेसबुक ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉल लॉग, SMS और कंप्यूटर सिस्टम पर किया गया है और इसमें 95% तक कामयाबी हासिल हुई है। We have to identify among all the activities which are recorded, we actually have to identify those activities which are outlier, which only this person will know and the other persons will not. एक्टिव पास सुरक्षा संबंधित मामलों को पकड़ता है, साथ ही याद रखने और बांटने की योग्यता भी इसमें है, जो कि किसी भी अच्छे पासवर्ड की सारी कमी पूरी करता है। ऐसे में ये तकनीक आने वाले वक्त में साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकती है, क्योंकि ये इस वक्त के पासवर्ड बेस्ड सिस्टम की खामियों को पहचानती है। मैसूर में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस में युवा और महिला वैज्ञानिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 23वें राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जॉन बी गार्डन ने किया। वहीं महिला वैज्ञानिकों के सम्मान में 5वीं महिला साइंस कांग्रेस का भी आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में संपन्न हुआ 103वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास रहा। एक तरफ जहां इंडिया प्राइड एग्जीबिशन के साथ जाने माने वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो दूसरी ओर बच्चों और महिलाओं के विज्ञान सम्मेलन और साइंस कम्युनिकेटर्स की मुलाकात भी इस मेगा आयोजन के दौरान सुर्खियों में रही। 23वें राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भारतीय विज्ञान सम्मेलन का ही हिस्सा था, जिसका उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जॉन बी गार्डन ने किया।
हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस से चयनित छात्रों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान जहां नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जॉन बी गर्डन ने बताया कि वैज्ञानिक आविष्कार हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, तो मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति के.एस. रंगप्पा ने अपने संक्षिप्त भाषण में युवा आविष्कारों की कोशिशों की सराहना की। इस सम्मेलन के दौरान बिलियन बीट्स नाम का एक मासिक समाचार पत्र भी जारी किया गया, जिसमें देश भर के बच्चों के चुनिंदा लेख मौजूद हैं। ये समाचार पत्र पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में समर्पित है। इस समारोह में एनसीएसटीसी, जवाहर नवोदय और एनसीईआरटी की ओर से आयोजित निबंध प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को इन्फोसिस ISCA ट्रैवल अवार्ड दिया गया। इसके तहत कर्नाटक के 5 छात्रों और देश के अन्य राज्यों के 5 छात्रों को पुरस्कार दिए गए। By doing their projects, children acquire the skills of observation, measurement, classification, estimation, interpretation, critical thinking, creative thinking, drawing a conclusion, and teamwork. It's children-centric, which involves children, not just students. And they are from urban, rural, and tribal areas. It involves the most receptive and sensitive and learner age group that is 10 to 17 years. इस समारोह के दौरान हुए 5वें महिला विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने किया। इसमें डॉक्टर विजया लक्ष्मी सक्सेना, प्रोफेसर गीता बाली, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, श्रीमती शोभना भास्करन, प्रोफेसर आसना उरूज और प्रोफेसर शोभा जगन्नाथ जैसी कई जानी मानी महिला वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया। ये सम्मेलन विज्ञान के क्षेत्र में बेहद योगदान देने वाली महिलाओं पर केंद्रित था। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया की वैज्ञानिक हलचलों पर अब नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस में। भारत में प्रदूषण के स्तर की जांच की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अब देश भर में ईंधन के यूरो 6 मानक को लागू किया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी की हालिया घोषणा के मुताबिक भारत अब सीधे BS4 फ्यूल से BS6 फ्यूल लेवल अपनाएगा। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से 300 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा, ताकि रिफाइनरियों को यूरो 6 स्तर की ईंधन पैदा करने लायक बनाया जा सके। प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में ही वडोदरा के एक इंजीनियर मिथिलेश पटेल की ओर से एक बड़ी कोशिश सामने आई है। मिथिलेश पटेल ने गाड़ियों के लिए एक ऐसा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण विकसित किया है जो पानी से चलता है। इससे मोटरसाइकिलों से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन की मात्रा को 4% तक कम किया जा सकता है। ये उपकरण पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करने की तकनीक पर आधारित है, जिससे ईंधन की क्षमता बढ़ जाती है। खास बात यह है कि ये उपकरण डीजल और पेट्रोल दोनों तरह की ईंधन से चलने वाली गाड़ियों में काम आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस ज्ञापन पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO सत्या नडेला की हालिया भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से छोटे और मंझोले किस्म के उद्योगों से जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही इसके तहत सभी सरकारी स्कूलों को डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। We talked about 4 different things: cloud enablement of public cloud enablement of a lot of services, which can help small and medium industries, medium scale industries in Telangana.
Secondly, we talked about digitizing of all of our classrooms across the various government schools in Telangana. Thirdly, we also talked about Microsoft Ventures investing and supporting the startup culture in Hyderabad. Fourthly, we also talked about how Microsoft can leverage the white spaces and promote the last mile connectivity in Hyderabad. माइक्रोसॉफ्ट की योजना हैदराबाद में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए निवेश के अलावा सभी लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की है। गले के कैंसर से पीड़ित ऐसे मरीज जिनका सर्जरी के दौरान वॉइस बॉक्स हटा दिया गया है, उनके लिए बैंगलोर के अंक विज्ञानी डॉक्टर विशाल राव ने एक बेहद सस्ता स्वर यंत्र विकसित किया है। इस यंत्र का नाम आध्यात्मिक ध्वनि ओम पर रखा गया है। महज 50 रुपए का ये उपकरण कैंसर के मरीजों का वॉइस बॉक्स हटाए जाने के बावजूद उन्हें बोलने में मदद करेगा। ये उपकरण इस वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है कि भोजन नली और स्वर नली के बीच संबंध होता है और जरूरत पड़ने पर भोजन की नली भी स्वर नली की तरह ही कंपन कर सकती है। नासा की चंद्रा एक्सरे वेधशाला ने एक बेहद दुर्लभ खगोलीय खोज की है। उसने धरती से करीब 2 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष दूर एक बहुत बड़े ब्लैक होल में हुए एक बेहद शक्तिशाली गैस विस्फोट का पता लगाया है। ये विशाल ब्लैक होल छोटी आकाशगंगा NCG 5195 में केंद्रित है। डेटा से पता चलता है कि एक्सरे उत्सर्जन के 2 आर्क्स ठंडी ऑक्सीजन गैस के साथ NCG 5195 की केंद्र के करीब मौजूद हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक जबरदस्त विस्फोट से नए सितारों का जन्म हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा ही किसी भी देश का विकास संभव है। आज पूरी दुनिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही है। नए वर्ष की शुरुआत के साथ भारत समेत पूरी दुनिया विज्ञान के क्षेत्र में नए कदम उठाने को तैयार है। लेकिन आने वाले समय में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी और इससे कैसे निपटा जाएगा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी विजन 2035 तैयार किया गया है। अपने इस सेगमेंट खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे क्या है टेक्नोलॉजी विजन 2035। किसी भी देश के विकास में विज्ञान और टेक्नोलॉजी सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। 2016 में जब दुनिया विज्ञान की नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, ऐसे में भारत ने भी अपने नए टेक्नोलॉजी विजन के साथ एक नए साल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103वें इंडियन साइंस कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में टेक्नोलॉजी विजन 2035 का डॉक्यूमेंट जारी किया। भारत में स्वदेशी विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास थीम पर आधारित टेक्नोलॉजी विजन 2035 का डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल यानी TIFAC ने तैयार किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का जिक्र करते हुए भविष्य की चुनौतियों के साथ साथ विज्ञान के जरिए इनके समाधान की रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि 2035 तक विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके। TIFAC ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में देश के लिए टेक्नोलॉजी का एक रोड मैप तैयार किया है। इसमें सामाजिक आर्थिक महत्व के 12 सेक्टर्स का जिक्र किया गया है। डॉक्यूमेंट में व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हर भारतीय को 12 अधिकार देने की बात भी की गई है। इस रोड मैप में टेक्नोलॉजी की वर्तमान स्थिति, भविष्य की संभावनाएं और उसकी चुनौतियों का विस्तार से जिक्र किया गया है। टेक्नोलॉजी विजन 2035 में उन 10 चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है जिसका सामना आने वाले सालों में देश को करना होगा। ड्राफ्ट के मुताबिक हमारे लिए पोषण की सुरक्षा और महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा सभी नदियों और जलाशयों में पानी की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, देश के आकार के हिसाब से महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित रखना,
देश को शैक्षिक केंद्र बनाना, किसी भी भाषा के साथ बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान करना, जलवायु को समझते हुए खुद को उसके अनुसार ढालना, भारत को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करना और आर्थिक सशक्तिकरण, सभी को विकेंद्रीकृत ऊर्जा मुहैया कराना और पर्यावरण के अनुकूल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना आने वाले सालों में हमारे सामने बड़ी चुनौती होगी। विजन डॉक्यूमेंट के 7वें नंबर पर लेह और तवांग में रेलवे लाइन बिछाने की एक दिलचस्प चुनौती का भी जिक्र किया गया है। इसमें ग्रेटर हिमालय और ब्रह्मपुत्र को टनल के जरिए जोड़ने की बात भी की गई है। भारत टेक्नोलॉजी विजन 2020 के पूरा होने के बेहद नजदीक पहुंच गया है, जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अगुवाई में TIFAC के द्वारा ही तैयार किया गया था। इस डॉक्यूमेंट में एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की कल्पना की गई थी और राष्ट्रीय विकास में टेक्नोलॉजी की भूमिका को देखते हुए 16 क्षेत्रों का चुनाव कर उनके लिए रोड मैप तैयार किया गया था। इसी तरह टेक्नोलॉजी विजन 2035 भी आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की भूमिका को एक नया आयाम देता है। अब जबकि हम एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी विजन 2035 विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को प्रेरित करेगा और इन लोगों के नए विचारों और कुशल नेतृत्व से देश के विकास की योजना और देश के सतत विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ज्ञान विज्ञान की ये कड़ी आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की कुछ झलकियों के साथ। तो अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर, इसी वक्त इसी चैनल पर। नमस्कार।